नमस्ते दोस्तों, आज के क्लास करने के बाद आपका सवालों को लगाने का नज़रिया जो है बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेहतरीन अप्रोच आपको सिखाया जाएगा। आप स्मार्टली सवालों को लगाने के लिए सोच पाएंगे और स्मार्ट अप्रोच यहाँ पर सवालों के लिए लगा पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एकदम बेहतरीन अंदाज में पूरी क्लास यहाँ पर चलने वाली है। क्लास शुरू से अंत तक ज़रूर करिएगा, एक भी चीज़ मिस नहीं करना है, नहीं तो आप सवालों को बहुत लेंदी तरीके से लगा पा रहे होंगे अब तक, और आज के बाद अच्छे से आप लगा पाएंगे, कम समय के अंदर लगा पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे पहला जो सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल है। आपके ध्यान में, आपके दिमाग में सबसे पहला मेथड क्या आएगा इस सवाल को लगाने के लिए? आप क्या करेंगे? दिया गया है यहाँ पर 3600 के 50% के 40% के 30% के 20% का मान कितना होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पर परसेंटेज को डिवाइड बाई 100 लिखेंगे और सॉल्व करने लग जाएंगे। सॉल्व करना कोई गलत बात नहीं है, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसको लगाने के लिए आप थोड़ा स्मार्टली सोचिए ना, बहुत आसानी से लग जाएगा ये सवाल, मतलब सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। आप डिविजिबिलिटी रूल के बारे में सुने हैं, पहले बेसिकली बता देते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए, ये 3600 है, तो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आप अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये है 3600, फिर यहाँ पर आपके पास है 50%, 50% का मतलब 1/2 हो गया, है ना। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर 40%, 40% का मतलब होता है 2/5, फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहे हैं डायरेक्टली। 30% का मतलब होता है 3/10, और यहाँ पर 20% का मतलब होता है 1/5। ये तो हो गया। अब देखिए, 2 पंचे 10 गुणे 10 यानी कि 100, इतना तो 100 हो गया, तो 100 से 2 जीरो कट गया, है ना। अब यहाँ पर नीचे है आपका 5 और यहाँ पर है 36, तो 36 दूना 72 गुणे 3 हो जाएगा, 72 गुणे 3/5 कर दीजिए यहाँ पर। तो डायरेक्टली यहाँ पर देखिए कि हमारे पास है 72 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 और डिवाइड बाई यहाँ पर 5 है। 5 से इसको डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा? 72 दूना 144 यानी कि 14.4 हो गया, ठीक है। 72 दूना 144। भाई किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक अंक छोड़ के दशमलव लगा लीजिए। तो यहाँ पर 72 दूना 144 यानी कि 14.4 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, तो कितना हुआ? 14 तियाँ 42, 4 तियाँ 12, 42 एक 43, 43/2 43.2 हो जाएगा। मतलब हमारा जो आंसर आया वो ऑप्शन नंबर डी आया। ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर सोचिए बहुत ध्यान से, इस नंबर्स को देखिए। यहाँ पर जब हम परसेंटेज हटाते हैं तो सबके डिवाइड में 100 आएगा, यहाँ भी 100 डिवाइड में, यहाँ भी 100 डिवाइड में, यहाँ भी 100 डिवाइड में, यहाँ भी 100 डिवाइड में। तो 100 जो है वो कहीं ना कहीं इस 5 से भी कट जाएगा, इस 4 से भी कट जाएगा, इस 3 से नहीं कटेगा, इस 2 से भी कट जाएगा। अब इस 36 में देखिए क्या छुपा हुआ है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 36 में 9 छुपा हुआ है, क्योंकि 36 जो होता है 9 × 4 होता है, यानी जो हमारा आंसर आएगा उसमें 9 का मल्टीप्लाई हुआ रहा होगा, यानी 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। कौन सी संख्या 9 से कट रही है, मतलब कौन सी संख्या 9 का मल्टीप्लाई करके आया है, वही संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस लगाइए डिविजिबिलिटी रूल। देखिए डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगाते हैं। 9 का रूल होता है डिजिट्स का सम, यानी अंकों का योग 9 से कटे। यहाँ देखिए 7 4 11, 11 2 13, 9 से नहीं कटता, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता आपका। यहाँ देखिए 4 1 5, 5 2 7, 9 से नहीं कटता, ये भी आंसर नहीं हो गया। 4 3 7 2 9, 9 जो है 9 से कट जाता है, तो ये आंसर हो सकता है। इसको भी चेक कर लीजिए। 4 और 5 9, 2 11, 11 आपका 9 से नहीं कटता, मतलब ये भी संख्या। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, एक ही बचा हुआ है, एक ही 9 से कटने वाला नंबर है, तो वही ना होगा आंसर। तो इसको तो ये लगभग मान लीजिए 10 सेकंड से भी कम में लग जाता। इतना करने से बढ़िया है कि आप स्मार्ट तरीके सोचिए और सवालों को कम समय के अंदर लगाने का प्रयास करिए। ये तो पहला प्रश्न था। आगे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हम लेकर आए हैं जिनको आप स्मार्टली सोच सकते थे और स्मार्ट तरीके से लगा सकते थे। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा सवाल। अब जैसे ये सवाल देखिए, ये इलेक्शन वाला सवाल है, इसको भी आराम से आप लगा सकते थे। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, समझ में आ गया। 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 60
मत अवैध थे यानी इनवैलिड थे। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% प्राप्त होता है और वह 308 मतों से जीतता है। तो नामांकित मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? अब यहाँ पर ये लाइन देखिए, विजेता यानी जो जीतने वाला है उसको टोटल मतों का, ये मेन है, टोटल मतों का यानी टोटल वोट्स का कितना मिला? 47% मिला। तो टोटल वोट्स हमारे पास कितने होते हैं? 100%। सब कुछ मिला जुला के 100% ही हो सकता है ना? तो ये बताइए, ये जो 100% है वो कहाँ कहाँ गया? सोचिए इस चीज़ को, ये जो 100% है ये वोट कहाँ कहाँ गया? पहली बात तो 10% मतदाताओं ने मतदान ही नहीं किया यानी कि वोट ही नहीं किया, तो इस 100 में से 10% तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, मतलब उन्होंने वोट नहीं दिया। फिर इसके बाद कह रहा है कि 60 मत जो थे वो इनवैलिड थे। भाई वो 60 जो वोट हैं इनवैलिड वाले वोट, वो इसी 100% का हिस्सा है ना, तो 60 वोट को भी इसमें जोड़िए तो यहाँ पर +60 और हो गया। फिर कह रहा है कि विजेता को टोटल मतों का 47% मिला, मतलब 100% में से 47% जो वोट थे वो जो जीतने वाला है उसको मिला, यानी कि 47% और हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर कि और वह 308 मतों से जीतता है, 308 वोटों से जीत जाता है। अब इसको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर ये है कि भाई जो जीत रहा है उसको 47% मिला, जो जीत रहा है उसको 47% मिला, तो हारने वाले को कितने मिलेगा? भाई ये 308 वोट से जीत रहा है, यानी कि हारने वाले को 308 वोट कम मिला होगा। किससे? जीतने वाले से। मतलब हारने वाले का वोट कितना रहा होगा? जीतने वाले के वोट से कितना कम? 308 वोट कम। ठीक है, बस ये है हमारा। तो जीतने वालों का तो वोट लिख चुके हैं हम, इसमें प्लस और करना है किसका? हारने वाले का वोट। तो हारने वाले का वोट इतना हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर 47% माइनस 308। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो परसेंटेज वैल्यू है उनको परसेंटेज में लिखिएगा, जो एक्चुअल वैल्यू हैं उनको एक्चुअल में लिखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सब मिला जुला कर कितना हो गया? 100% के बराबर। इसको बस हमें सॉल्व करना है यहाँ पर, है ना? तो सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? देखिए ये 10%, 47%, 47% जो परसेंटेज में है उनको परसेंटेज में जोड़िए। 47 और 47 कितना हो गया? 94 हो गया। 94 और 10 कितना हो गया? 104 हो गया। तो उधर टोटल 104 है, इधर 100% है, तो 100% में 104% माइनस कर देंगे तो माइनस का कितना बचेगा? 4% बचेगा। इधर आके इक्वल, यहाँ कितना हुआ? 60 माइनस 308। 308 में से पहले तो 8 घटा लीजिए, है ना? तो किस पे आ गए? यहाँ पर आ गए हम लोग यहाँ पर 300 पे, है ना? तो इसमें से 8 निकालिए, 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 52 बच जाएगा। अच्छा, 300 में 52 और घटा लीजिए, मतलब 48 बचा। तो यहाँ पर ये माइनस का 348 हो जाएगा, प्लस 60 और माइनस 308 माइनस 248, है ना? यहाँ पर कितना होगा? 200 पे आ जाएंगे ना, तो माइनस 248 हो गया। माइनस माइनस कैंसिल। अब हमें चाहिए क्या? टोटल मतदाताओं की संख्या। टोटल मतदाता कितने हैं यहाँ पर? टोटल मतदाता 100% की वैल्यू चाहिए। 4% की वैल्यू इतना है, तो 1% कितना हो जाएगा बताइए? 1% हो जाएगा यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छक्के 24, 4 दूना 8, 62 आ गया। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि हमें यही चाहिए, है ना? तो 100 से मल्टीप्लाई यानी कि 6200 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 6200, मतलब टोटल वोटर्स 6200 थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहा। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। चलते हैं तीसरे सवाल पर। अब जैसे यहाँ पर ये सवाल देखिए, तीसरा सवाल उसी टाइप का सवाल है। एक चुनाव में 8% वोटर्स ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता कुल मत का 48% प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी से 110 मतों से हरा देता है। तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी? यहाँ पर विजेता को कुल टोटल वोट्स का कितना मिला है? 48%। तो टोटल वोट्स हमारे पास 100% है, ये टोटल वोट वाला है। तो ये जो
जो 100% की वैल्यू होगी, 100% की वैल्यू होगी वो कहाँ कहाँ बटा। पहली बात तो 8% ने वोट ही नहीं डाला, तो ये 8% हो गया, 100% का ही हिस्सा है ये, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि विजेता को इतना वोट मिला। अच्छा, इनवैलिड वोट इसमें है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। विजेता यानी जीतने वाले को कितना मिला, 48%। जब विजेता को 48% मिले हैं तो हारने वाले को कितना मिलेगा, अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हरा देता है, यानी कि 48%, जितना जीतने वाले को मिला होगा उससे 110 वोट कम मिला होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें और क्या जुड़ेगा, 48% से कितना कम, यहाँ पर 110 वोट कम। ये हारने वाले का वोट हो गया, है ना। ये जो इतना है ये हारने वाले का वोट हुआ, ये जीतने वाले का वोट हुआ, और इतना वोट ही नहीं डाले, ठीक है। तो अब इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 48 दूना 96, 96 और 8, 96 और 8 104, है ना। तो वही फिर से आ गया यहाँ पर 104, तो 100 माइनस 104 यानी कि माइनस का 4% हो गया, इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 110 हो जाएगा, क्योंकि यही बचा हुआ है। तो 4% की वैल्यू इतनी हो गई। हमें क्या चाहिए, टोटल मतदाता। टोटल मतदाता कितने होते हैं, 100% ना भाई। इसको 100 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। 25 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 100%, ठीक है। इतना लिखना नहीं है आपको, आपको दिमाग में ही कैलकुलेशन करना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब 25 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान होता है। ये है 5, है ना, फिर 5 और 2 7, और ये हो जाएगा 2 और 1 0, ये तो रहेगा ही रहेगा। मतलब 2750 वोट टोटल यहाँ पर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। आइए इस सवाल को देखते हैं। इस टाइप का सवाल भी आपके हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ये वाला जो टाइप है, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। अब यहाँ पर बड़े गौर से चीज़ों को समझिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर जो चावल की प्राइस है, समझिएगा इस चीज़ को, चावल की प्राइस मान लीजिए कि 20 रुपये पर केजी है ना। बड़े ध्यान से अगर समझ लेंगे चीज़ों को तो आसान हो जाएगा। 20 रुपये पर केजी है, और महीने भर में एक घर में यहाँ पर मान लीजिए समथिंग 40 केजी चावल ख़त्म हो जाता है एक परिवार में, है ना। तो 20 रुपये के हिसाब से 40 केजी जो ये चावल है इसका टोटल मूल्य कितना होगा। टोटल मूल्य इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 20 रुपये पर केजी और 40 केजी खपत हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 20 × 40 यानी 800, ठीक है। 20 × 40 यानी 800, तो 800 रुपये का यहाँ पर चावल जो है वो महीने भर में ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि इसकी प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस यहाँ पर बढ़ जाती है। तो जब प्राइस बढ़ जाएगी, मान लीजिए कि ये हो गया 25 रुपये पर केजी, है ना। ये कितना हो गया 25 रुपये पर केजी हो गया चावल। अब चावल 25 रुपये पर केजी हो गया, लेकिन हमको खपत वही रखना, मतलब कि खर्च वही रखना है। यानी कि महीने भर में चावल पर 800 रुपये ही खर्च करना है, यानी 800 रुपये का चावल ही खाना है। यानी कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा ये देखना है हमें। तो भाई ये बताइए कि अगर हमें 800 रुपये ही खपत करना है, 800 रुपये ही खर्च करना है चावल पर, तो 800 रुपये खर्च करना है, 800 रुपये खर्च करना है, तो 25 के हिसाब से, 25 रुपये पर केजी के हिसाब से 25 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितना कंज्यूम करना है, यानी कितना खपत करना है चावल, है ना, यानी कितना यूज करना है चावल। तो इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग, है ना, डिवाइड कर लेंगे तो पता चल जाएगा यहाँ पर, यानी कि 32, यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 केजी हो जाएगा कि नहीं। क्लियर हो गया कि नहीं। अच्छा 32 है ना, होगा नहीं, हाँ ठीक है 32 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं। अब ये बताइए कि यहाँ पर जैसे ही प्राइस बढ़ा और हमने यहाँ पर जो खर्च था एक्सपेंस उसको नहीं बदला, उसको अनचेंज्ड रखा, यानी कांस्टेंट रखा, तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए हमें खपत को कम करना पड़ जाएगा। मतलब प्राइस अगर बढ़ेगी तो खपत कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है।
क्लियर हो गया कि नहीं? तो अब बड़े गौर से इसको समझिए। देखिए पहले प्राइस कितना था यहाँ पर 20 रुपये, फिर बाद में कितना हो गया 25 रुपये। अब इसको ढंग से समझाते हैं आपको। तो इनका रेशियो कितना होगा, प्राइस का रेशियो शुरू और बाद में कितना हो गया 4 और 5, है ना। अब इसका देखिए कंजम्पशन का, तो कंजम्पशन पहले 40 था और अब कितना कंजम्पशन हो रहा है 32, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 चौके 32 और 8 पंचे 40, यानी कि पहले 5 किलो खपत हो रहा था तो अब 4 किलो की ही खपत करना पड़ेगा। तो ये बताइए कि जब ये एक्सपेंस हमारा कांस्टेंट रहा तो इनका रेशियो और इनका रेशियो पलट कर नहीं दिख रहा है, ये 4-5 है, ये 4 से 5 हुआ तो कंजम्पशन 5 से 4 करना पड़ेगा, यानी कि रेशियो यहाँ पर पलट गया। बस यही कहानी है इसकी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब भी, अब इसको एक फॉर्मूले के माध्यम से बता देते हैं क्योंकि फॉर्मूला अच्छे से याद रहता है। देखिएगा यहाँ पर जो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस यानी कितना उस वस्तु पर खर्च हुआ है, एक्सपेंस जो होता है वो होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन यानी खपत, E=PC। ये ध्यान रखना है आपको इस तरह के सवालों के लिए। अब ये अगर कांस्टेंट है तो P और C का रेशियो पलट जाएगा, हमेशा ध्यान रखना है। एक्सपेंस अगर बराबर मतलब कांस्टेंट रखना है हमें तो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के अपोजिट रेशियो में हो जाएंगे। तो बस यही करना है। देखिए प्राइस जो है, प्राइस यहाँ पर प्राइस की बात कर रहे हैं, 25% बढ़ गया। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4 होती है, मतलब 4 से 1 बढ़ जाएगा, है ना। तो पहले 4 था तो अब कितना हो जाएगा 4 पर 1 बढ़ जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा। तो प्राइस जो है 4 से 5 हो गया, ठीक है। तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा यानी खपत कितना हो जाएगा। देखिए खपत चूँकि इसको बराबर रखना है, कांस्टेंट रखना है तो उल्टा हो जाएगा, मतलब कि कंजम्पशन हमारा 5 से 4 करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 से 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति 1200 रुपये में ही 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। यहाँ देखिए कितना कम चावल खरीद रहा है, 1 यूनिट कम खरीद रहा है। यही 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6 किलो के बराबर, यहाँ पर 6 kg है। कह रहा है कि चावल की पर केजी प्रारंभिक मूल्य कितनी थी, यानी इनिशियल प्राइस कितनी थी, है ना, पर केजी ये बताना है। तो देखिए इनिशियली वो कितना खर्च करता था, 1 की वैल्यू 6 तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 पंचे 30 kg वो खर्च करता था। कितने रुपए में 1200 रुपये में। तो 1200 रुपये में वो 30 kg खर्च कर रहा है, यानी कि पर केजी कितना रुपए हो गया बताइए। तो पर केजी हो गया यहाँ पर 40 रुपये, तो 40 रुपये पर केजी आ जाएगा, 40 रुपये पर केजी यहाँ पर आंसर होगा। क्लियर हो गया। तो प्रारंभिक इनिशियल प्राइस जो था वो 40 रुपये पर केजी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। इसको देखिएगा, ये भी उसी टाइप का सवाल है। गेहूं की कीमत 6 से ही 1/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर कितनी होगी, यानी ओरिजिनल प्राइस यहाँ पर बताना है। सेम टाइप का सवाल है, बस यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू अलग दिया है। इसका फ्रैक्शन में कितना होता है 6 से ही 1/4 का। तो देखिए 6 चौक 24 1 25, 25/4 हुआ, है ना। 25/4 निकालना भी बता दे रहे हैं, 25/4 और परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाई 100 हो जाता है कि नहीं। तो देखिए 25 1 25 और 25 चौके 100, यानी कितना आ गया यहाँ पर 1/16 आ गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 6 से ही 1/4% की वैल्यू 1/16 होती है फ्रैक्शन में। मतलब गेहूं की कीमत में कमी हो रही है, पहले वृद्धि हो रहा था अब कमी हो रहा है प्राइस में, है ना। तो प्राइस यहाँ पर देखिएगा, प्राइस क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर पहले 16 था, अब 16 पर 1 की कमी हो जाएगी, यानी कि प्राइस 15 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही प्राइस 15 हो जाएगा कंजम्पशन इसका उल्टा रेशियो में आएगा, यानी कि 15 रेशियो यहाँ पर 16 हो जाएगा, क्योंकि प्राइस यहाँ पर 16 रेशियो 15 है। कह रहा है कि 1 किलोग्राम कम गेहूँ खरीद पाता है, अच्छा अधिक गेहूं खरीद पाता है, क्योंकि प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हुआ तो उतने ही पैसे में ज़्यादा गेहूं खरीद सकता है ना। कितना अधिक खरीद पा रहा है यहाँ पर 1 यूनिट, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर 1 किलोग्राम ही दिया गया है, 1 की वैल्यू 1 kg है। तो यहाँ पर पूछा है प्रति किलोग्राम मूल दर यानी ओरिजिनल प्राइस, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 kg हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपका 15 kg। तो 135 रुपये में 135 रुपये में 1 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पाता है। अच्छा ठीक है, तो 135 रुपये प्राइस था
और वो गेहूँ कितना खरीद रहा है ओरिजिनली, यानी कि 15 केजी, तो ये हो गया 15 केजी, डिवाइड करेंगे तो 15 नहीं हो 135, यानी कि 9 रुपये पर केजी। 9 रुपये पर केजी जो है वो ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहा। अब उम्मीद करते हैं कि सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लगा पाएंगे। अब ये लिखना पढ़ना इतना जल्दी जल्दी कर लेना, ये कितने सेकंड का काम है? 10 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड, उससे ज़्यादा का तो काम नहीं है ना। ज़्यादातर तो इसमें ओरली ही करना है आपको, ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इस टाइप के से सवालों को लगाइएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए इस सवाल को देखिएगा, ये भी एक बेहतरीन सवाल है। धनुष अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम के लिए, बचत का 23% अनाथालय के लिए और बचत का ही 24% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान कर देता है। बचत की शेष राशि 9300 बैंक में जमा कर दी गई। फिर कह रहा है कि बचत का वेतन ज्ञात कीजिए, धनुष का वेतन ज्ञात कीजिए यदि वेतन का 40% उसकी बचत राशि है। ठीक है, अब यहाँ पर बड़े ध्यान से लैंग्वेज को समझना है। धनुष अपनी बचत का, मान लीजिए बचत 100% किया है ना, तो बचत अगर 100% है तो इस 100% को कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है? 22% वृद्धाश्रम में, 23% यहाँ पर अनाथालय में और 24% चिकित्सा सहायता के लिए, यानी कि टोटल कितना यहाँ पर खर्च कर दिया? 22, 23 कितना हो गया? 45। 45 और 24 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 69। 45 और 24, ठीक है, 69%। तो 69% वो ख़त्म कर दिया। मतलब इस 100 में से वो 69% अगर ख़त्म कर देता है तो उसके पास बचा कितना है ना? बचत का भी शेष राशि, यानी बचत तो हमारा 100% था, उसमें से इतना खर्चा कर दिया, तो अब कितना बचा उसके पास? 31% बचा हुआ है। ये बचत राशि है ना? ये बचत राशि, अच्छा बचत की शेष राशि है, ठीक है। इस शेष राशि को जो कि 9300 रुपये के बराबर है उसको बैंक में जमा कर देता है, यानी यही 31% कितना है हमारे पास? 9300 के बराबर है। 3 गुना हो रहा है, ऐसा डाटा ही सेट किया गया है आपके लिए। तो 31 का 3 गुना ये हो जाएगा, मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? कितना हो जाएगा? 31 93 मतलब 300 हो गया। तो बचत की राशि कितनी आ जाएगी? 100%। 1 की वैल्यू 300, तो 100% की वैल्यू 30,000 हो जाएगा, यानी 2 जीरो और चिपक जाएगा। ये बचत की राशि है। कह रहा है कि यदि वेतन का 40% उसकी बचत राशि है। अच्छा 40% कितना होता है फ्रैक्शन में? 2/5 हो जाता है। तो ये जो, अच्छा धनुष का वेतन ज्ञात कीजिए यदि वेतन का 40% उसकी बचत है। अच्छा ये हुआ हमारा वेतन और उसका 40% ये हुआ जो कि बचत है, और बचत है कितना एक्चुअल में यहाँ पर? 30,000 के बराबर। तो 2 की वैल्यू यहाँ पर 30,000 रुपये है, 30,000 है, तो 1 की वैल्यू 15। भाई 2 की वैल्यू 30,000 तो 1 की वैल्यू 15, मतलब 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 × 5 = 75,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 75,000 के बराबर। क्लियर हो गया कि नहीं? तो बचत राशि जो, अच्छा वेतन जो उसकी होगी वो 75,000 रुपये होगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा सवाल था, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए 7वां सवाल देखते हैं। सेम उसी टाइप का सवाल है, लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं। अब इसको डायरेक्टली करिए, है ना, कोई लिखना पढ़ना नहीं, अच्छे से करिए। नितिन अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम को, 19% अनाथाश्रम को और 19% चिकित्सीय मदद के लिए संस्थानों को दान दे देता है। 19% यानी कि 19 × 57%। 57% वो खर्च कर दिया, तो बचत का कितना शेष बचा यहाँ पर? 57 घटा दीजिए 100% में से, तो 100% में से अगर 57% हम निकाल दिए तो 43% बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर? 43% बचेगा, है ना। ये बचत की शेष राशि है, और बचत की शेष राशि कितनी दी गई है यहाँ पर? 129, मतलब 12,900 के बराबर। ठीक है, तो कितना गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है, मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 300। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 30,000 के बराबर हो जाएगी, है ना। ये बचत की राशि है। अब कह रहा है इसमें कि यदि नितिन के वेतन का 80% उसकी बचत राशि है। ठीक है भैया, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4/5। 4/5। तो ये आपका वेतन है, वेतन का जो बचत है वो कितना है? 4 है।
ठीक है, 5 से 4 यूनिट बचा लेता है वो। और एक्चुअल में बचत कितनी है, 30,000 है, तो 4 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 30,000 है। हमें 5 की वैल्यू चाहिए, बताइए 4 की वैल्यू अगर 30,000 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सीधे सीधे देखिए ना, 1 यूनिट बढ़ रहा है। अगर 30,000 को 4 से डिवाइड करें या फिर 300 को 4 से डिवाइड करें, 300 को 4 से डिवाइड करेंगे 75 आएगा, मतलब ये हो गया आपका 7500। 1 यूनिट की वैल्यू 7500, तो यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस इसमें 7500 और जो जोड़ दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 37,500 हो जाएगा। बस ख़त्म कहानी हमारी, है ना। तो 37,500 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा सवाल था, आगे चलते हैं। 8वां सवाल यहाँ पर क्या दिया गया है, अश्विन ने एक नया प्लॉट खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ लगाने की आवश्यकता है। इस तरह में आयताकार कार्यस्थल की लंबाई के साथ साथ चौड़ाई 14% कम हो जाती है। बस यही लाइन आपको पढ़ना है, जहाँ से मेन हमारा ज़रूरत है, ऊपर का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ ऐसे ही फालतू में लिखा जाता है। इसको डायरेक्टली भी तो दे सकता था, लेकिन वो चाहता है कि आप इसको पढ़ के अपना समय बर्बाद करें, है ना। तो आयताकार कार्यस्थल है, उसकी लंबाई के साथ साथ चौड़ाई जो है वो 14% कम हो जाती है। क्षेत्रफल में कमी कितनी होगी, अब इसको समझिएगा। आयताकार है चूंकि, तो आयत का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाता है। कह रहा लंबाई और चौड़ाई दोनों में 14% कम हो गया। यहाँ पर लंबाई में भी 14% कम हुआ और चौड़ाई में भी कितना कम हो गया, 14% कम हो गया, है ना। दोनों में 14% कम हो जाता है। अब बड़े ध्यान से सोच कर ये बताइए कि इसमें भी 14% कम हुआ, इसमें भी 14% कम हुआ, यानी यहाँ भी 14% कम, यहाँ भी 14% कम। तो सक्सेसिव नहीं लगा सकते क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो मतलब सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इतना लिखना भी नहीं था आपको, आपको डायरेक्टली ये करना था, है ना। हम तो यहाँ पर अच्छे से आपको समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। तो ए बी अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ए का मतलब ये, बी का मतलब ये, -14 यानी माइनस का 28 हो गया। तो यहाँ हो गया माइनस का 28 और प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी अपॉन 100, 14 यानी 196, 196/100 यानी कि 1.96 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 28 में से इतना घटा दीजिए, 28 में 1 घटाएंगे 27, 27 में 0.96 और घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 26.04, ठीक है। 26.04, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस में है। तो इतने परसेंट की कमी हो जाएगी, यानी एरिया में इतने परसेंट की कमी होगी, है ना, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पर सक्सेसिव लगेगा, जो कि किसकी वैल्यू है, एरिया की वैल्यू है। एरिया में इतने की कमी होगी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये माइनस ये बता रहा है कि कमी हो रही है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसको देखिए क्या दिया है इसमें, राकेश अपनी मासिक आय का 10% अपने घरेलू खर्चे पर, 15% किताबों पर, 20% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी बचाता है। हिसाब लगाने पर उसे पता चला कि उसने आखिरकार इतने रुपए की बचत की है, उसकी मासिक आय कितनी होगी, है ना। बचत देख लेते हैं, कितना खर्च किया, कितना बचाया। 10% यहाँ, फिर 20% यहाँ और 15% यहाँ, तो 20, 30, 45, 45% अगर वो खर्च कर दिया है। मैं देखिए ना, 20, 10, 30, 30 और 15, 45% उसने खर्च कर दिया अलग अलग तरीके से। तो बचाया कितना, 55% बचाया, है ना। तो 55% यहाँ पर वो बचा लिया। जब 55% बचाया है तो एक्चुअल में कितना बचत है उसका, 19,569, 19,569, ये हो गया 55% की वैल्यू। उसकी मासिक आय कितनी होगी, यानी 100% की वैल्यू बतानी है। 100% की वैल्यू अगर बतानी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5% की वैल्यू निकाल लीजिए और उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ये यहाँ से 5% निकालना चाहे तो 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 5% बन जाएगा। तो 11 से जब इसको डिवाइड किए तो इसको भी करिए, 11 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा, 11 × 11 बचा यहाँ पर कितना आपका 11 और 8, ठीक है। तो 8 बचा तो 85 हो गया, मतलब 11 सते यहाँ पर 77 हो गया, ठीक है। तो 85 और 77 यानी कि 8, तो मतलब 86 हो गया।
फिर यहाँ पर 86 हो जाएगा तो 11 सत्ते 77, फिर यहाँ पर 11 नहीं 99, ये हो गया। 5% की वैल्यू इतनी हो गई। हमें क्या चाहिए, मासी का 100% चाहिए। इसको 20% से गुणा कर दीजिए, मतलब 20 से गुणा कर दीजिए, तो 20 पंचे 100 बन जाएगा। अच्छा, अगर इधर 20 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 से मल्टीप्लाई करिए, डबल करिए यहाँ पर, है ना। देखिए 1700 का डबल 3400, मतलब 3400 से वैल्यू ऊपर जाएगी। और यहाँ पर देखिए 79 यानी 80, तो 80 का डबल 160, 160 यानी कि 79 का डबल कितना हो जाएगा, 158। तो 34 में 158 जोड़ेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, 3558 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3558, 3558 मतलब एक जीरो और लगेगा क्योंकि 20 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा सवाल था, आराम से आप लोग लगा लिए होंगे। चलते हैं 10वें सवाल पर। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है इसमें, 2500 छात्रों के एक कॉलेज में 55% लड़के हैं। यदि 30% लड़कियां और 50% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। पास होने वाले और फेल होने वाले लड़कों की संख्या यहाँ पर, मतलब छात्रों की संख्या बतानी है। इस सवाल को आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं। अब बड़े ध्यान से समझिएगा कैसे। यहाँ पर लिख लीजिए बॉयज़ और गर्ल्स, है ना, बॉयज़ हैं और यहाँ पर गर्ल्स हैं, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स की ओवरऑल संख्या कितनी है, पहले ये देखिए भाई। 55% लड़के हैं, अगर बॉयज़ की संख्या यहाँ पर 55 है ना, ये 55 है, तो लड़कियां कितनी होंगी, 45% हो जाएंगी क्योंकि टोटल मिलाकर तो 100% ही। इनका रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, रेशियो लेंगे तो 11 × 5 = 55 और 5 9 45 आ जाएगा, ठीक है। 11 और 9 का रेशियो आ गया। अब यहाँ पर लड़के कितने परसेंट फेल हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। अच्छा, 30% लड़कियाँ और इतने परसेंट अनुत्तीर्ण फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो कितने परसेंट लड़के पास होंगे ये बताइए। यहाँ पर अगर 50% लड़के फेल हुए हैं तो पास होने वाले लड़के भी 50% होंगे, यानी ये हो गया 50%, ठीक है। और लड़कियां कितनी पास होंगी, यहाँ पर 30% फेल हुई हैं तो 70% पास होंगे। यहाँ पर ये लड़कों की संख्या पास होने वाले, यहाँ पर सिर्फ पास होने वालों की संख्या लिखी जा रही है। अब ओवरऑल देखिए कि यहाँ पर कितने परसेंट छात्र यहाँ पर पास हुए हैं, ये परसेंटेज हमें निकाल लेनी। और ये परसेंट कहाँ से आएगा, इसको मान लेते हैं कि ये x है हमारा, ये कितना है x है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 11 × 5 = 55 यानी कितना हो गया यहाँ पर 550 हो जाएगा, 550 हो गया परसेंटेज में, है ना। फिर यहाँ पर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 × 7 = 63 यानी 630 हो गया यहाँ पर 630%। डिवाइड में क्या रखना है, 11 और 9 यानी रेशियो का सम, 11 और 9 टोटल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये हो गया 20। अच्छा 0 0 0 ख़त्म हो गया, इन दोनों को जोड़िए 5 3 8 6 5 11, 118 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, कितना हुआ 5 और यहाँ पर 9, ठीक है। 59% यहाँ पर पास हुए, मतलब हमें 59% ही चाहिए यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो अब सीधे सीधे क्या करना है आपको, यहाँ पर 25,000 टोटल थे, उसका 59% निकाल लीजिए जितने यहाँ पर पास हुए हैं, है ना। तो 25,000 का 59% निकालेंगे यानी कि 25 को 59 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा। अच्छा 25 यहाँ पर देखिए परसेंटेज से ऐसे देखिए ना, ये हुआ 59% और मल्टीप्लाई परसेंटेज है तो परसेंट हटाएंगे तो यहाँ का 2 0 ख़त्म हो जाएगा, यानी ये बचेगा 250। इसको हमें बस मल्टीप्लाई करना है, कर लीजिए। देखिए 25 नहीं हो कितना हो जाता है 225, मतलब ये हो गया 5, ये 0, ठीक है। 22 बचा हुआ है, 225 था ना, 22 बचा हुआ है। फिर 25 पंचे 125, 125 में 22 अगर जोड़ दें, 125 में अगर 22 जोड़ दें हम तो 147 आ जाएगा, ठीक है। तो 147 यानी कि 14,750 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये देखिएगा। घनाभ के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। 10%, 20% और 25% की वृद्धि की जाती है। लंबाई में 10%, चौड़ाई में 20% और ऊंचाई में 25% की वृद्धि। आयतन में कितना परिवर्तन होगा, आयतन में बढ़ेगा या घटेगा, ये हमें निकालना है। तो क्या सक्सेसिव लगाएंगे इसमें, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है घनाभ का वो क्या होता है LBH,
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मल्टीप्लाई। इसमें 10% बढ़ा, इसमें 20%, इसमें 30%। चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। सक्सेसिव लगाने के एक और तरीका होता है, आप रेशियो से भी सक्सेसिव लगा सकते हैं। देखिए 10% का मतलब कितना हुआ, 1/10 है ना। 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10। यानी कि जो लंबाई है वो शुरू में 10 थी, 10 पर 1 बढ़ गया क्योंकि वृद्धि दिया है, तो 10 पर 1 बढ़ जाएगा यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है। चौड़ाई क्या हुआ, चौड़ाई 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, मतलब 5 पर 1 बढ़ जाएगा। तो पहले चौड़ाई 5 था, फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा, 5 पर 1 बढ़ेगा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी ऊंचाई क्या हो जाएगा, 4 से 1 बढ़ जाएगा। तो इनिशियली 4, फिर उसके बाद 4 से 1 बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब सीधे सीधे सक्सेसिव लगा देना, इधर इनका मल्टीप्लाई, इधर इनका मल्टीप्लाई, पता चल जाएगा हमें। अच्छा, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, क्योंकि ये सब के सब रेशियो में होते हैं, ये सब के सब किस में होते हैं, रेशियो में। तो 5 से 5 कट जाएगा। अच्छा, 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 दूना 4, मतलब 20 ये हुआ, 10 दूना 20 और 11 3 33, यानी 20 से वैल्यू 33 हो रही है। ये वॉल्यूम हुआ है ना, ये वॉल्यूम जो है 20 से 33 हो रहा है। मतलब कितना बढ़ा है यहाँ पर, 13 बढ़ रहा है। 13 बढ़ रहा है किस पर, 20 पर। तो 1/20 आपका 5% होता है, यानी 13% कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 65%, है ना। तो 65% क्या हुआ है, बढ़ रहा है, वृद्धि आएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहा। आगे देखते हैं अगला सवाल। 12वां सवाल यहाँ पर देखिएगा, अच्छा सवाल है। एक शहर में जनसंख्या का 20% कॉफ़ी, जनसंख्या का यहाँ पर 50% चाय पसंद करते हैं। जनसंख्या का 15% कॉफ़ी व चाय, कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करने वाले 15% है। जनसंख्या का प्रतिशत बताइए जो चाय या कॉफ़ी पसंद करते हैं, यानी कि चाय या कॉफ़ी में से एक ही चीज़ पसंद करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर बताना है। देखिए चाय पसंद करने वाले कितने हैं यहाँ पर, चाय लवर जो हैं वो 20% हैं, और सॉरी कॉफ़ी वाले 20% हैं। चाय वाले कितने हैं यहाँ पर, 50% हैं। अब ये इन दोनों में ऐसे भी लोग शामिल हैं जो चाय व कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे चाहिए जो सिर्फ चाय या फिर सिर्फ कॉफ़ी पसंद करने वाले हों। तो ये तो टोटल हो गया चाय, ये कॉफ़ी पसंद करने वाली, ये चाय पसंद करने वाले। अब हमें इनमें से ऐसे को घटाना है, ऐसों को हटाना है जो दोनों पसंद करते हैं, क्योंकि हमें सेपरेटली चाहिए, या तो चाय या फिर कॉफ़ी, दोनों पसंद नहीं करते, वो वाले हमें चाहिए, है ना। तो इसमें से हम लोग घटा लेंगे 15%, क्योंकि चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले 15% है। घटा लीजिए, 70 में से 15 घटाएंगे, है ना। 70 में से अगर 15 घटा देंगे तो 55% आ जाएगा, यानी 55% इसका करेक्ट आंसर। ओरली बन जाता है, ये सवाल आसान सा था। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। आगे चलिए, सवाल नंबर 13 देखिएगा। एक कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या कॉलेज की लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है ना। इसमें तो सीधा सीधा रेशियो बताना है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। 16% अधिक, 16% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में अगर बात की जाए, तो 16% की वैल्यू 16/100 यानी कि 4/25। ठीक है, 4/25। यहाँ पर लिख लीजिए बॉयज़ और यहाँ पर लिख लीजिए गर्ल्स। क्या कह रहा है, लड़कियों की कुल संख्या से 16% अधिक है लड़कों की संख्या। तो ये हुआ लड़कियों की संख्या यानी कि 25, और इससे 4 अधिक, है ना, इससे 4 अधिक लड़कों की संख्या आएगी। तो 25 + 4 यानी कि 29% आ गया। कॉलेज की लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या का अनुपात, अच्छा लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात बताना है। तो लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात कितना आएगा, 29 और 25 आ जाएगा। बस यही तो पूछा था हमें। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। और आज का ये क्लास करने के बाद आप फील कर पाए होंगे कि सवालों को लगाने के एक नया अंदाज भी होता है। बस ये नहीं कि बेसिक से रटते जाओ, बेसिक फार्मूले लगाते जाओ, उनमें फिर समय आप बहुत ज़्यादा अपना गंवा देते हैं। तो समय कम करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से डेली क्लासेस चलती हैं, आपको बिना किसी दिक्कत के मैथ्स आसानी से सिखाया जाता है। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यहाँ से मैथ्स अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। आगे मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ, बेहतरीन अप्रोच के साथ, स्मार्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।